तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। मैं डॉक्टर सौरभ सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाम है नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हार्ड है, लेकिन उसको आसान भाषा में समझाना ये मेरा काम है। तो आसान भाषा में इंट्रोडक्शन से लेकर के कंप्लीट नर्वस सिस्टम आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझेंगे। पहले नर्वस सिस्टम बताऊंगा, उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसके फंक्शन बताऊंगा, पार्ट्स बताऊंगा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, दोनों के बारे में स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें हम पीएनएस और एएनएस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नर्वस सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल 100% बनता है। या तो सेरिब्रम बनेगा या ब्रेन का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, या नर्वस सिस्टम के बारे में भी आपसे जनरली डिस्कशन हो सकता है। तो चलिए फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम इज ए वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी। बड़े ही आसान भाषा में समझिए, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को, सभी कार्यों को, सभी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो देखिए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे काम जिनको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे बोलना, चलना, ये सभी वॉलेंट्री काम है, तो इनको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके अलावा कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शन है, जैसे भोजन का पाचन होना, यानी फूड का डाइजेशन होना, सांस लेना, हृदय की गति का चलना, तो ये सभी किसके अंडर कंट्रोल होता है। ये होता है पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो आसान भाषा में समझें, नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ, न्यूरॉन से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर में अपने अलग अलग शरीर के अंगों को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, आपस में जोड़ता है, उनके फंक्शंस को कराने का काम, उनके फंक्शंस को चलाने का काम ये करता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के डिवीजन की। तो अगर हम जनरली बात करें तो नर्वस सिस्टम को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का ये सेंटर होता है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, याद रखना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल के पेरीफ्री में होता है, सेंट्रल के आसपास होता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, 100% आपको नर्वस सिस्टम समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, है ना। और नर्वस सिस्टम को समझाने का आसान भाषा में ये मैं बहुत अच्छा प्रयास आपके लिए बेटा कर रहा हूं। वीडियो को बेटा साथ के साथ में शेयर भी करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट की। और हाँ, एक चीज और, कहीं कहीं बुक्स में, मोस्टली आपको बुक्स में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे नर्वस सिस्टम के, 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2 पार्ट बताए जो कि वैसे भी मेन है, क्योंकि जो एएनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है बेटा। अगर हम एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, एएनएस क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके, बड़ी ही आसान भाषा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है समझो, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल है, मतलब इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, 2 स्ट्रक्चर आती है बेटा। कौन कौन सी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंतर्गत आती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ये 3 लेयर से ढका हुआ है, मतलब ये 3 लेयर कंसिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट। जिसमें सबसे पहले आउटर जो लेयर होती है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, दूसरी जो लेयर होती है अर्कनॉइड मैटर जो कि मिडिल लेयर होती है, और तीसरी इसकी जो लेयर होती है वो होती है इनर लेयर। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में बेटा स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्पेस है सब ड्यूरल स्पेस। देखिए यहां से आपके एमसीक्यू बनते हैं, ध्यान रखना, यहां से आपके एमसीक्यू बनते हैं, और मैं आपको पूरा नर्वस सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको लॉन्ग फॉर्मेट में आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए होने को 10 मिनट में भी ये नर्वस सिस्टम पूरा अगर मैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली करवाऊं तो करा सकता हूं, लेकिन मुझे
आपको पूरे नर्वस सिस्टम में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो को पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो ये मेरी आशा है, ये मेरी उम्मीद है कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, इसकी दोनों सीरीज को आपको देखने के बाद, दोनों पार्ट को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नर्वस सिस्टम में से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए सब ड्यूरल स्पेस, स्पेस कौन कौन से हैं? सब ड्यूरल स्पेस, सब अर्कनोइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस कौन सा होता है? ऐसा स्पेस जिसमें मोस्टली फ्लूइड एब्सेंट होता है। और ये होता कहाँ है? तो ड्यूरा मैटर और अर्कनोइड मैटर के बीच में। ठीक है, ड्यूरा मैटर और अर्कनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद में आता है सब अर्कनोइड स्पेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पेस है सब अर्कनोइड स्पेस, क्योंकि ये जो सब अर्कनोइड स्पेस होता है ये अर्कनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में यानी मध्य में पाया जाता है। और इसके अंदर एक मेनली फ्लूइड होता है बेटा, इसको हम कहते हैं CSF। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब समझो बेटा, क्योंकि CSF से आपका शॉर्ट सवाल बनेगा तो समझो CSF क्या होता है। तो CSF का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लोकेशन क्या बताई मैंने? सब अर्कनोइड स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो CSF जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है। ध्यान रखना, एक क्लियर बिल्कुल साफ स्वच्छ एवं कलरलेस फ्लूइड होता है, बिल्कुल साफ पानी जैसा फ्लूइड होता है, विच इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ये वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। इस तरीके से 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। आगे आपको लेक्चर में समझाऊंगा। ये वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर ये CSF नाम का बेटा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ठीक है, ब्रेन के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर जो भी नरिशमेंट की प्रोसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन सबको ये निकालने का काम, उन सबको ये सुचारू रूप से चलाने का काम ये CSF करता है, नरिशमेंट भी देता है। ठीक है, तो CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सब अर्कनोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है और वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में यानी ब्रेन की वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। अब बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन होता है बेटा कोरोइड प्लेक्सस में। याद रखना, ब्रेन के अंदर मस्तिष्क के अंदर वेंट्रिकल्स के पास में, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स के पास में कोरोइड प्लेक्सस नाम का एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं। ध्यान रखना बेटा, कौन सी कैपिलरीज होती हैं? कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं। उन्हीं कैपिलरीज से ये कोरोइड प्लेक्सस बनता है, जो कि CSF को फिल्टर करता है, CSF का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम बात करें कि कितना CSF बनता है, तो लगभग 150 ml CSF बॉडी के अंदर ये हमेशा हमारे प्रेजेंट रहता है सब अर्कनोइड स्पेस में। अब इसका कलेक्शन कैसे होगा? अगर आपसे सवाल पूछ लें कलेक्शन कैसे होगा, तो इसका बेटा कलेक्शन होगा LP प्रोसीजर से। LP मतलब लंबर पंचर प्रोसीजर, लंबर पंचर जो कि L2 L3 और L3 L4 स्पेस मतलब लंबर वर्टिब्रा सेकंड और थर्ड के बीच में, और थर्ड और फोर्थ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं बेटा, वहां से हम निडल के द्वारा, लंबर पंचर टेक्निक के द्वारा इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात आती है सर्कुलेशन ऑफ CSF, माने CSF के सर्कुलेशन की। तो CSF का सर्कुलेशन बड़े ही आसान भाषा में समझो, 5 नंबर का सवाल इस पे आ जाता है। तो समझिए CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, कहां से होता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सस से CSF बनता है, या हम कहें फिल्ट्रेट होता है, छनता है। फिर वो आता है लेटरल वेंट्रिकल में, जो कि संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राइट लेटरल वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, 2 होते हैं लेटरल वेंट्रिकल। फिर राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से ये फोरामेन ऑफ मोनरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। फिर थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्यूडक्ट के द्वारा या एक्यूडक्ट ऑफ सिलिविस के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। तो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आया। उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मीजेंडाई, फोरामेन ऑफ लेसिका और सेंट्रल कैनाल से होता हुआ ये सब अर्कनोइड स्पेस में जाता है। फोरामेन ऑफ मीजेंडाई और फोरामेन ऑफ लेसिका के द्वारा ये ब्रेन के सब अर्कनोइड स्पेस में आता है, और सेंट्रल कैनाल के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के ये सब अर्कनोइड स्पेस में आता है। ठीक है, तो अब ये CSF कहाँ आ गया बेटा? सब अर्कनोइड स्पेस में। याद रखना, सर्कुलेशन ऑफ CSF इंपोर्टेंट है। तो सब अर्कनोइड स्पेस में आ गया। सब अर्कनोइड स्पेस से क्या होगा? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास फैलता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
कि जो सब आर्कनॉइड स्पेस होता है उसमें ये पूरी तरह से फैल जाता है, वहां पे पहुंच जाता है, और जैसे ही इसका फंक्शन कंप्लीट होता है तो आर्कनॉइड बिलाई के द्वारा, सब आर्कनॉइड बिलाई के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में घुल दिया जाता है, मतलब वीनस साइनसेस के अंदर छोड़ दिया जाता है, वेन्स के द्वारा इसको ब्लड में दोबारा से मिला लिया जाता है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो समझिए सीएसएफ का पहला फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन, यानी ये मस्तिष्क का, स्पाइनल कॉर्ड का बचाव करता है, न्यूट्रिशन देता है, वेस्ट को रिमूवल करता है, और आईसीपी यानी इंट्राक्रीनियल प्रेशर को ये मेंटेन रखने का काम करता है। समझ में आ गई बात? तो सीएसएफ क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रेन की। तो सबसे पहले बात आती है ब्रेन क्या है। ब्रेन या मस्तिष्क, तो इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ब्रेन या मस्तिष्क क्या है? ये नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कोऑर्डिनेट करता है, ये कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा और इंटीग्रेशन करेगा। ये तीन काम करेगा बेटा। क्या? कंट्रोल भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा, इंटीग्रेट भी करेगा। जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं बॉडी के, यानी शरीर के जितने भी ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य हैं, उनके आपस में बीच में सामंजस्य बैठाएगा। सामंजस्य के साथ साथ यानी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनको कंट्रोल करना और इंटीग्रेट करना, ये मस्तिष्क का काम है। सामने आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये है कट सेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का ये सामने आपके कट सेक्शन बना हुआ है, अलग अलग लोब, अलग अलग पार्ट इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बेटा बना सकते हैं। चलिए अब बात आते हैं हम सीधे सीधे लोकेशन पर। तो इसकी लोकेशन, क्योंकि जब आपके सामने सवाल आएगा डिफाइन ब्रेन विद डायग्राम, तो आपको ब्रेन की डेफिनेशन, उसके बाद में ये डायग्राम, और डायग्राम के बाद में फिर आपको अलग अलग हेडिंग डलवानी पड़ेंगी, जैसे कि लोकेशन है, वेट है, कलर है, स्ट्रक्चर है। तो उसी के आधार पर, उसी पैटर्न के आधार पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो उसी आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए लोकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। हमारे शरीर में मेजर कैविटी होती है चार: क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, जिसमें से सबसे पहली जो कैविटी है जो कि स्कल के अंदर प्रेजेंट है, नाम है उसका बेटा क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जो होती है वो क्रेनियल बोन से ढकी हुई रहती है, जो कि संख्या में 8 होती हैं। ठीक है, 14 फेशियल बोन होती हैं आगे की तरफ, टोटल 22 बोन के बने हुए स्कल से ये क्रेनियल कैविटी कंप्लीटली बनी हुई होती है, ढकी हुई होती है। इसीलिए ब्रेन बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होने की वजह से ईश्वर ने हमें हमारे दिमाग को यानी ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया है, स्कल का प्रोटेक्शन दिया है। समझ में आ गई बात? तो क्रेनियल कैविटी के अंदर ये मस्तिष्क प्रेजेंट होता है, भूलोगे तो नहीं। चलिए उसके बाद में बात आती है इसके वेट की या वजन की। तो लगभग 1400 ग्राम के करीब, यानी लगभग 1.5 किलो एडल्ट में ये ब्रेन का वजन लगभग माना गया है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? पिंकिश ग्रे। याद रखना, इसका कलर क्या है? पिंकिश ग्रे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो देखिए ब्रेन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से याद कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यही हेडिंग बनानी है आपको बेटा एग्जाम में। 3: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है सिंपल है, फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद में मिड ब्रेन, उसका कोई भी डिवीजन नहीं है, वो सेपरेट है। और तीसरा है हिंड ब्रेन, जो कि जिसको पश्चिम मस्तिष्क या पीछे वाला या छोटा दिमाग भी कहते हैं। उसके बाद में आता है बेटा सेरिब्रम, जो कि पीछे की तरफ है, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमने क्या समझा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 इसके क्लासिफिकेशन थे। जो फोर ब्रेन था वो उसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन, उसके बाद में आता है तीसरा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई हैं, जिसका नाम है बेटा न्यूरॉन। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के सवाल बनते हैं। स्पेशली शॉर्ट सवाल तो कई बार आ चुका है, शॉर्ट सवाल तो कई बार आ चुका है। एक्सप्लेन न्यूरॉन विद देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ में बेटा न्यूरॉन को डिफाइन करो। अब समझते हैं कैसे डिफाइन करेंगे हम फिर एग्जाम में। तो आपको हेडिंग डालनी होगी न्यूरॉन और उसकी डेफिनेशन। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सेल होती है, उसी प्रकार नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो ये ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। तो जितने भी ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कौन है? न्यूरॉन। याद रखना, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम। नीचे फटाफट से डायग्राम आप ड्रॉ कर देना बेटा, सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें आपको न्यूरॉन का कंप्लीट डायग्राम है, सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट सभी पार्ट इसमें आपको दिख रहे हैं। तो एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद, ये डायग्राम छापने के बाद आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर हेडिंग डाल करके उसके पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा इसका डेंड्राइट। समझो डेंड्राइट क्या है, ये पार्ट है डेंड्राइट, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जो उभार है, जड़ जैसी जो संरचना निकल रही है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डेंड्राइट। बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। डेंड्राइट, डेंड्राइट्स क्या है, ये है बेटा शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है। ये छोटी शॉर्ट यानी छोटी और कुछ ब्रांच यानी ये बटी हुई प्रोसेसेस हैं, उभार हैं। ये क्या करती हैं, इंपोर्टेंट बात क्या है, ये रिसीव करती हैं नर्व इंपल्सेस को। याद रखना, रिसीव करने का काम इन्हीं का होता है, इनपुट यूनिट है ये। न्यूरॉन की इनपुट यूनिट डेंड्राइट होती हैं, ये इंपल्स को रिसीव करने का काम करती हैं। उसके बाद में तीसरा जो इसका कार्य है, या डेंड्राइट का तीसरा जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या लिखनी है आपको एग्जाम में, कैरी इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ ये क्या करती हैं, इंपल्सेस को रिसीव करके सेल बॉडी को देती हैं। याद रखना, डेंड्राइट शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस होती हैं, नर्व इंपल्स को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी की तरफ ये इंपल्सेस को कैरी करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद में सेकंड जो स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन की है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होगी, कंटेन्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए सेल बॉडी जैसे कोशिका का न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार सेल बॉडी मुख्य पार्ट है। यहीं से डेंड्राइट निकलते हैं और इसी के पास न्यूक्लियस होता है, मतलब सेल का केंद्रक होता है। और हैज डेवलप न्यूक्लियस एंड निसल बॉडीज, इसके अंदर न्यूक्लियस और निसल बॉडीज प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होती हैं। और इनका इंपोर्टेंट काम क्या है, सेल बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, इंटीग्रेट एंड प्रोसेस द इंपल्सेस। इंपल्सेस को इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं बेटा एक्सोन की। एक्सोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग और सिंगल प्रोसेस है। अब डायग्राम में देखो फटाफट से, जैसे मैंने आपको डेंड्राइट बताए थे तो डेंड्राइट छोटी छोटी, देखो ये छोटी छोटी प्रोसेस है, लेकिन एक्सोन क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी जो लंबी प्रोसेस है, ये जो बेटा पूरी लंबी प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो ये लॉन्ग और सिंगल प्रोसेस होती है और दे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। हमने क्या समझा था कि जो डेंड्राइट्स थे वो सेल बॉडी की तरफ इंपल्स ला रहे थे और सेल बॉडी से जो एक्सोन है, जो एक्सोन है वो दूर लेकर के जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन में लेकर के जा रहे हैं। ये बात आप आसानी से समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पार्ट, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, इट इज ए फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सोन। एक्सोन के आसपास एक फैटी लेयर होती है फॉर द स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन। इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर रही है। कैसे कर रही है, देखिए जैसे जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई रहती है। अगर वो प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई ना हो तो क्या होगा, वो करंट हर दिशा में फैलेगा, यानी जिस जगह हमें करंट एक्चुअल में पहुंचाना है वहां नहीं पहुंच पाएगा। जहां हमें करंट पहुंचाना होता है वहां क्या होता है, वहां से तार जो है उससे प्लास्टिक हम हटा देते हैं, मतलब उसको हम प्लास्टिक फ्री कर देते हैं और उसको जहां भी हमें यूज करना है उसे टच कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी जो न्यूरॉन होते हैं उन न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है बेटा। माइलिन शीथ क्या करती है, जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं, तो वो लीक ना करें, वो फैले नहीं, वो अपने टारगेट साइट तक ही पहुंचे, उसके लिए ये माइलिन शीथ बेटा जिम्मेदार होती है। माइलिन शीथ इंपोर्टेंट होती है, लेकिन माइलिन शीथ भी कुछ जगह एब्सेंट होती है, मतलब कुछ जगह माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है एक्सोन पर। उसी स्थान को, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, मतलब गैप्स इन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के गैप को ही हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। समझिए ध्यान से। उसके बाद में एक्सोन टर्मिनल, फिर आता है एक्सोन के टर्मिनल एंड, मतलब एक्सोन का एंड पार्ट। और ये एक्सोन का जो एंड पार्ट होता है वो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है। ध्यान रखना, न्यूरोट्रांसमीटर भी इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी में आपका एक 2 से 3 नंबर का सवाल, 2 से 3 नंबर का सवाल आपका यहाँ से बन सकता है। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर समझ लो फटाफट से। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, दीज आर द केमिकल रिलीज दैट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मतलब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि साइनेप्स से सीक्रेट होते हैं, साइनेप्स में सीक्रेट होते हैं, और जो नर्व इंपल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये साइनेप्स क्या होती है, साइनेप्स वो जंक्शन होती है, वो स्थान होते हैं, वो जगह होते हैं जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं। तो इंपोर्टेंट या स्टार बना करके बेटा लिख लो, स्टार बना के आप लिख लो क्या, साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या होते हैं, जंक्शन ऑफ
टू न्यूरॉन, ठीक है। दो न्यूरॉन जहां आपस में जुड़ते हैं, दो न्यूरॉन जहां आपस में जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, साइनेप्स कहते हैं। इसी साइनेप्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। उनके नाम डोपामाइन, सेरोटोनिन, गावा यानी गावा, उसके बाद नॉर एड्रेनालाइन और एसिटल कोलाइन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे केमिकल हैं जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट या रिलीज करने का काम या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ब्रेन का क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जिसमें से फोर ब्रेन जो था, जो फोर ब्रेन था उसी का सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सेरिब्रम, दूसरा क्लासिफिकेशन थैलेमस, तीसरा था हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सेरिब्रम, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपका बेटा, इसमें से आपका लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के आपके सवाल बनते हैं, डायरेक्ट पूछता है। शॉर्ट में तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में, तो 5 मार्क्स में तो डायरेक्टली पूछेगा, एक्सप्लेन सेरिब्रम एंड देयर लोब्स। तो सेरिब्रम और उसके लोब को डिफाइन करो। चलिए करवाते हैं आसान भाषा में डिफाइन। तो देखिए डेफिनेशन बात करें सबसे पहले सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हायर मेंटल फंक्शंस, सेंसरी परसेप्शंस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट है। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बनता है बेटा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आंसर क्या आएगा, सेरिब्रम। ये क्यों लार्जेस्ट पार्ट है, क्यों इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जो हायर मेंटल फंक्शन जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, ये जो फंक्शंस होते हैं, जो हायर मेंटल फंक्शंस बोले गए हैं, उन फंक्शंस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा सेंसरी परसेप्शन, मतलब जितनी भी सेंसेशन आ रही है, जितनी भी सूचनाएं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, उनको परसेप्ट करना मतलब रिसीव करना, और उसके साथ साथ जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, जो हमारी इच्छा से होने वाले जो मूवमेंट है, जैसे चलना है, बोलना है, ठीक है, नाचना है, ये डांसिंग, मतलब ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो वॉलेंट्री मूवमेंट हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन सभी गतिविधियों के लिए ये सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। समझ में आ गई बात, सेरिब्रम की डेफिनेशन बेटा क्लियर हो गई। तो चलो इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। ये लोकेशन क्या है इसका, थैलेमस और ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। आपको फट से लिख देना है, सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है वो प्रेजेंट होता है थैलेमस और ब्रेन स्टेम के ऊपर, एंड ऑक्यूपाई द क्रेनियल कैविटी, ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्रेनियल कैविटी को तीन भागों में बांटा गया, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और मिडिल, मोस्टली एंटीरियर को कंप्लीटली ये कवर करके रखता है, एंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है। लोकेशन पता चल गई। चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं इसके वेट की या वजन की। तो एडल्ट मेल में लगभग 1.4 kg यानी 1400 ग्राम का होता है, फीमेल के अंदर 1300 ग्राम या 1.3 kg का लगभग ये होता है। इसके कुछ एक्सटर्नल बेटा फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर या बाहरी विशेषताओं की बात करें तो इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब सेरिब्रम को दो भागों में बांटा गया, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो सेरिब्रम है उसको दो भागों में बांटा गया, एक राइट और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब समझते हो, सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम, हेमी माने आधा, अर्धगोलाकार, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आ गई बात, मैंने स्पेयर गोले का भी आधा, अर्ध गोलाकार। चलिए अब बात करते हैं, ये दोनों की दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा, एक लंबी दरार के द्वारा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल, ये दिख रहा है ना, ये इसे ही कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लेकिन आपस में ये जुड़े हुए भी हैं। तो ये कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यू के आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो कॉर्पस कैलोसम यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरिब्रम या ब्रेन आपस में किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ है। और ये भी याद रखना जो कॉर्पस कैलोसम है वो व्हाइट मैटर का पार्ट है, आगे समझाऊंगा व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर क्या होता है, आगे समझ जाओगे, लेकिन पहले समझो ये व्हाइट मैटर का पार्ट है। उसके बाद में
इसकी जो सरफेस होती है उस पर सल्कस और गायरस दो तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं। सल्कस और गायरस, जो गायरी स्ट्रक्चर है वो रिजिस होती हैं और सल्काई जो होती हैं वो ग्रुप्स होती हैं। रिजिस मतलब हम समझ सकते हैं उभार, ठीक है, और ग्रुप मतलब गहराई या नाली जैसी संरचना, ठीक है। ग्रुप गहराई या नाली जैसी संरचना होती है। तो ये आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पर देखो, ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सल्काई। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्काई, ठीक है। ये देखो इधर है सल्काई। उसके अलावा ये जो उभार है, ये जो उभार है इनको हम क्या बोलते हैं, गायरेस। चलिए, उसके बाद में इसमें मेजर कुछ स्पेशल सल्काई हैं, मेजर हैं, बड़ी हैं, जिनको हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं और लेटरल सल्कस के नाम से जानते हैं। चलो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में दो चीजें हम पढ़ेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, जो कि ग्रे मैटर का बना हुआ है। ग्रे मैटर जो कि आउटर लेयर है, बाहर की तरफ है, 2 से 4 mm इसकी थिकनेस होती है। आप अगर गौर से देखो तो ये जहां पर मैं आप ये पेन इस समय चल रहा है, ये सब आपको ग्रे कलर का दिख रहा होगा, ग्रेश कलर का दिख रहा होगा, इसलिए ये क्या है बेटा, ग्रे मैटर है। और यहीं अगर हम व्हाइटिश पार्ट को देखें, जो इनर पार्ट है व्हाइटिश पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं, जो कि इनर पार्ट होता है, ठीक है। व्हाइट मैटर कहाँ है बेटा, इनर माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं। अच्छा, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर किसका पार्ट है, तो ये न्यूरॉन का ही पार्ट है। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी पार्ट होता है, जो सेल बॉडी पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है, एक्सोन वाला पार्ट व्हाइट मैटर बनाता है। उसके बाद में तीसरा पार्ट है वेसल गैंग्लिया, जो कि डीप न्यूक्लियस होते हैं। ये डीप न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर, जो वॉलेंट्री मूवमेंट को, वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अब देखो, लोब की अगर हम बात करें तो इस टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इस टेबल से आपको इतनी राहत मिलेगी, इतनी आसानी मिलेगी कि आपको एक ही बार में पूरे तो आपको लोब समझ में आ जाएंगे, उनके कार्य समझ में आ जाएंगे। मेन चीज वही होती है, आपको हेडिंग दिमाग में अगर क्लियर होंगी तो आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। तो अगर हम लोब की बात करें तो सबसे पहला लोब होता है बेटा फ्रंटल लोब, जो कि फ्रंट में प्रेजेंट होता है, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है। और इसका कार्य क्या है, मोटर कंट्रोल, स्पीच और पर्सनैलिटी। मतलब ये गति के नियंत्रण में, मोटर कंट्रोल मतलब जितने भी मोटर एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंट्रोल में, उसके अलावा स्पीच बोलने के लिए और पर्सनैलिटी के लिए, इन तीनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में दूसरा आता है पैराइटल लोब, जो कि बिहाइंड द फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि सेंसरी परसेप्शन में, मतलब जो सूचनाएं आती हैं, जो सेंसेस आती हैं, जो सेंस ऑर्गन लेकर के आते हैं, उनको परसेप्ट करने में ये हेल्प करता है। तीसरा जो लोब आप लिखेंगे वो लिखेंगे टेम्पोरल लोब, जो कि लेटरल सल्कस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जो हियरिंग और मेमोरी में हेल्प करता है बेटा, माने सुनने में और याद रखने में। उसके बाद ऑसिपिटल लोब जो होता है वो पोस्टीरियर या बैक साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि विजन या दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, ये 4 लोब आपको हमेशा इंपॉर्टेंटली ये आपको डिफाइन करने हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये 4 लोब होते हैं इसके सेरिब्रम के। लेकिन उसके साथ साथ 2 लोब और हैं, 2 एडिशनल लोब हैं, इंसुला, ठीक है। तो ये इंसुला जो है लेटरल सर्कस के अंदर पाया जाता है, मतलब एक ही लोब है इंसुला, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लेटरल सर्कस में, और इसका काम है टेस्ट और विसरल सेंसेशन, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो सेंसेशन है, उनको ये रिसीव करता है। तो हमने टोटल इसमें अगर हम देखें तो 5 लोब पढ़े, वैसे हम 4 लोब डिफाइन करते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, और एक इंसुला नाम का जो लोब है उसको हम डिफाइन करते हैं एडिशनल लोब की तरह, जो कि लेटरल सर्कस के इनसाइडली यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्ट और विसरल सेंसेशन मतलब स्वाद को पहचानने में, और जो आंतरिक अंगों की संवेदनाएं हैं, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो सेंसेशंस हैं, उनको महसूस करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद में बात आती है फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कई बार ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं 2 या 3 नंबर के, कि एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। तो आप कैसे लिखोगे, तो ये सामने मैंने आपको जो डायग्राम बना के समझाया है, ये आपको अलग अलग एरिया के बारे में इसमें दिख रहा है। लेकिन अब हम समझेंगे कि एरिया कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होगा मोटर एरिया बेटा, मोटर एरिया, जो कि प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंसरी एरिया जो होगा वो सेंसेशन हेल्प करता है, सेंसेशन में पोस्ट सेंट्रल गायरस में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, मोटर एरिया का काम क्या होगा, जो भी मोटर एक्टिविटी होती है, मतलब जो ऐच्छिक क्रियाएं या जो गतियां हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो मोटर एरिया के अंतर्गत आती हैं। सेंसरी एरिया के अंतर्गत जो गतियां आती हैं, या सेंसरी जो नर्व होती हैं, या सेंसरी जो फंक्शंस होते हैं, जो सूचनाएं, जैसे हीट का सेंसेशन,
कोल्ड का सेंसेशन, ये सभी चीजों का जो सेंसेशन है वो सेंसरी एरिया के थ्रू हम परसेप्ट करते हैं। उसके अलावा एक है विजुअल एरिया, जो हमें देखने में मदद करता है, तो दृष्टि का माने देखने का जो फंक्शन है वो विजुअल एरिया कंट्रोल करता है, जो कि ओसिपिटल लोब में बेटा प्रेजेंट होता है। एक होता है ऑडिटरी एरिया, जो सुनने में हेल्प करता है, वो टेम्पोरल लोब में, यानी जो सुनने की ऑडिटरी नर्व है वो यहाँ पर आकर के अपनी सेंसेशंस को छोड़ती है, तो वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। एक होता है स्पीच एरिया, जिसको हम ब्रोकास एरिया कहते हैं, जो बोलने में, जो हम बोल पा रहे हैं बोलने में जो है ये एरिया है हेल्प करता है, और ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है ना। ये लोकेटेड कहाँ होता है बेटा? फ्रंटल लोब में, ठीक है। तो स्पीच एरिया जो है फ्रंटल लोब में मोस्टली प्रेजेंट है। उसके बाद में आते हैं इसके वेंट्रिकल्स। देखिए जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वेंट्रिकल्स में जहां पर सीएसएफ प्रेजेंट था, तो वेंट्रिकल या मस्तिष्क के अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं जहां पर सीएसएफ फ्लो करता है, तो वही वेंट्रिकल हम ब्रेन के इस समय पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ब्रेन के अंदर टोटल मैंने आपको 4 वेंट्रिकल बताए थे, कौन कौन से? एक लेटरल वेंट्रिकल जो कि संख्या में 2 थे, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। अब समझो एक एक करके। जो लेटरल वेंट्रिकल होता है वो लार्जेस्ट वेंट्रिकल होते हैं बेटा, ध्यान रखना। वेंट्रिकल पे भी सवाल आपका शॉर्ट बनता है, तो 2 से 3 नंबर का अगर बना तो फटाफट से आप उसको लिख सकते हैं। क्या? जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो लार्जेस्ट वेंट्रिकल होते हैं, वन ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, यानी 2 होते हैं राइट और लेफ्ट में, तो राइट में राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, दोनों ये प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर इन्हीं के पास में ही सीएसएफ का प्रोडक्शन कोरड प्लेक्सस के थ्रू होता है। फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है, नैरो कैविटी होती है, डाई एनसेफेलॉन में ये प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? डाई एनसेफेलॉन में, मतलब सेरिब्रम में ही प्रेजेंट है। और ये कनेक्ट करता है लेटरल वेंट्रिकल को फोरामेन ऑफ, यानी फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल से ये कनेक्ट होता है। ध्यान रखना, फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल से ये कनेक्ट होता है। अब फिर बात आती है फोर्थ वेंट्रिकल की। तो फोर्थ वेंट्रिकल बेटा डायमंड शेप का होता है। किस शेप का होता है? डायमंड शेप का लोब होता है। ये पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम में ये प्रेजेंट होता है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम में ये प्रेजेंट होता है। और सीएसएफ को ये सब अर्कनोइड स्पेस में भेजने का कार्य करता है। सीएसएफ को ये सब अर्कनोइड स्पेस में भेजने का कार्य करता है। समझ में आ गई बात? मतलब फोर्थ वेंट्रिकल से ही सीएसएफ जो है फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ मीजेंडाई के द्वारा सब अर्कनोइड स्पेस में ये पहुंचता है लास्ट में। क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है ब्लड सप्लाई की। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है सेरिब्रम की एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के द्वारा की जाती है। अब इसके कार्य समझो, यानी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं सेरिब्रम के। तो पहला है हायर मेंटल फंक्शन, मतलब हायर मेंटल फंक्शन जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, ये जो फंक्शंस हैं वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो थिंकिंग और लर्निंग, यानी हायर मेंटल फंक्शंस, उसके अलावा थिंकिंग और लर्निंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सेंसरी परसेप्शन, मतलब जो सेंसेशंस होती हैं, जो सूचनाएं हैं, जो आने वाली सूचनाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोल्ड का सेंसेशन, हीट का सेंसेशन, तो ये जो सेंसरी संवेदनाएं हैं, सेंसरी जो सूचनाएं हैं, उनको रिसीव करता है। उसके अलावा वॉलेंट्री मूवमेंट, जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो ऐच्छिक मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, उनमें हेल्प करेगा। साथ में मेमोरी में हेल्प करता है, मतलब याददाश्त में, यानी किसी भी बात को याद रखने के लिए, जैसे अब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक भी आप अपने एग्जाम के लिए बेटा याद रखोगे, तो इसका भी ये सेरिब्रम ही जिम्मेदार है। उसके अलावा इमोशनल और बिहेवियर एक्टिविटी, तो इमोशनल और बिहेवियर एक्टिविटी के लिए भी सेरिब्रम जिम्मेदार है, यानी भावना और व्यवहार के लिए। लैंग्वेज और स्पीच, मतलब भाषा और भाषण, लैंग्वेज और स्पीच दोनों के लिए ये सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटेड विद अदर ब्रेन रीजन, और ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उन सबसे कोऑर्डिनेट करने का काम, उन सबको एक साथ लेकर चलने का काम ये ब्रेन का होता है। उसके बाद में फिर आता है बेटा फोर ब्रेन का अगला पार्ट, जिसका नाम है थैलेमस। तो थैलेमस पे भी सेपरेट आपका सवाल बन सकता है। तो थैलेमस को समझते हैं। थैलेमस क्या है? थैलेमस इज द पेयर्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर। थैलेमस क्या है? एक पेयर्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि डाइएन्सेफेलॉन की स्ट्रक्चर, डाइएन्सेफेलॉन मतलब फोर ब्रेन होता है, ठीक है। एक्ट एज द मेन रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इंपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लगा लो कि जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर की तरह, सेंसरी इंपल्सेस का रिले सेंटर की तरह ये काम करता है। मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक किसी भी सेंसरी सूचना को पहुंचाने का काम ये थैलेमस का होता है। ये पेयर्ड मतलब संख्या में 2 होते हैं, ओवल शेप का होता है, ठीक है, याद रखना। और फोर ब्रेन का ही पार्ट है, और ये सेंसरी इंपल्सेस को
सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब रिले स्टेशन की तरह ये काम करता है। समझ में आ गई बात? यानी ये बिचौलिया है, मीडिएटर है। अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये डाइएन्सेफेलॉन का ही पार्ट है और ये आइदर साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, माने थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है, संख्या में 2 होते हैं और मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पेयर्ड ओवल मास है, मतलब पेयर्ड माने संख्या में 2 होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर का ये बना हुआ है एंड सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर से ढका हुआ रहता है, ग्रे मैटर का बना हुआ है। फॉर्म्स द मेजर सेंसरी रिले सेंटर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये मेजर रिले सेंटर, सेंसरी रिले सेंटर की तरह ये काम करता है। बात आती है इसके फंक्शन की, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका सेंसरी रिले, पहला फंक्शन है इसका सेंसरी रिले, मतलब ये जितने भी सेंसेशन है एक्सेप्ट स्मेल, याद रखना स्मेल के सेंसेशन को छोड़ करके जितने भी सेंसेस होते हैं, विजन का, हियरिंग का, उन सभी सेंसेशन को बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है। उसके अलावा अगला फंक्शन है मोटर फंक्शन रेगुलेशन, मतलब हमारे शरीर में जो मोटर फंक्शन है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा स्लीप और कॉन्शियसनेस, मतलब सोना जगना, स्लीप और कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगला फंक्शन है इसका पेन और परसेप्शन, यानी दर्द की अनुभूति, पेन का जो परसेप्शन होता है या नोसिसेप्टिव सिग्नल जो आते हैं, पेन के जो सेंसेशंस होते हैं, उनको ये जो थैलेमस है वही हमें देता है। उसके बाद में, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इसलिए छोटा सा ही है, छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही हाइपोथैलेमस भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही मिलेगा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में ही मिलेगा, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट में ही इसको समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल कोन शेप स्ट्रक्चर, याद रखना हाइपोथैलेमस क्या है, एक छोटी स्मॉल कोन शेप स्ट्रक्चर है, जो कि ये भी डाइएन्सेफेलॉन की स्ट्रक्चर होती है। डाइएन्सेफेलॉन मतलब ये फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी बेटा क्या है, एक फोर ब्रेन की ही स्ट्रक्चर है। इट इज लोकेटेड बिलो दी थैलेमस, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, तो थैलेमस के नीचे होने की वजह से इसका नाम हाइपोथैलेमस है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ऑटोनोमिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ध्यान रखना, हमारे शरीर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो है ग्लैंड्स को भी बेटा कंट्रोल करने का काम करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसको भी ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब जो जो ग्लैंड का मास्टर है पिट्यूटरी, उसको भी ये कंट्रोल करता है, तो एक तरह से प्रिंसिपल है ये, ठीक है, ग्लैंड्स का प्रिंसिपल है हाइपोथैलेमस। तो लोकेटेड बिलो दी थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। और ऑटोनोमिक फंक्शन, जैसे कि ग्लैंड से होने वाले जितने भी काम है, ऑटोनोमिक फंक्शन है, उनको कंट्रोल करता है। यानी ऑटोनोमिक कौन से, अनऐच्छिक, जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। उसके अलावा एंडोक्राइन एक्टिविटी, एंडोक्राइन फंक्शन, और हीमोस्टेसिस, मतलब हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। समझ में आ गई बात, इंटरनल एनवायरनमेंट को ये मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में आते हैं लोकेशन या स्थान पर। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिलो दी थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल का ये फ्लोर बनाने का काम करता है, यानी थर्ड वेंट्रिकल के का ये फ्लोर फॉर्म करता है ना, और कनेक्ट टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड, और याद रखना ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है, तो इसीलिए पिट्यूटरी जो हार्मोन है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये छोटा स्मॉल होता है और ग्रे मैटर की स्ट्रक्चर है, ग्रे मैटर का बना हुआ है, और इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो ऑटोनोमिक और एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। याद रखना हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो होता है वो ऑटोनोमिक और एंडोक्राइनल दोनों फंक्शन को बेटा कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए अब इसके फंक्शंस देख लें एक बार फटाफट से। तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसका फंक्शन है बेटा एक ऑटोनोमिक कंट्रोल, सबसे पहला ऑटोनोमिक कंट्रोल। उसके अलावा हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है। तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन तीनों के तीनों ऑटोनोमिक फंक्शन है, तो इसलिए ये इनको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा एंडोक्राइनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जितने भी हैं उनसे होने वाली जो सीक्रेशन है उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे जीएच हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको निकालने के लिए जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये निकालता है, तभी जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। समझ गए। उसके अलावा शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मतलब बॉडी के सामान्य तापमान को मेंटेन रखने का काम। उसके अलावा हंगर और थर्स्ट, मतलब ये
फीडिंग मतलब भोजन, और ड्रिंकिंग बिहेवियर यानी खाने पीने की दोनों की जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा स्लीप और अवेकफुलनेस मतलब नींद, कब सोना है कब जगना है उसको भी कंट्रोल करता है। यानी जो सर्केडियन साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कब सोना है कब जगना है। या फॉर एग्जांपल जब जैसे हम पर डे 9 बजे अगर हम सोते हैं शाम को, तो हमें 9 बजे एग्जैक्ट नींद आ जाएगी। 10 बजे एग्जैक्ट खाते हैं दिन के, तो हमें दिन के 10 बजे ही फिर हमें एसिड सीक्रेशन होने लगेगा स्टमक के अंदर, यानी हमें भूख लगने लग जाएगी। अगर हम डेली सुबह 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे ऑटोमेटिकली हमारी आंख खुल जाएंगी। या फिर हम रात को ही सोच करके सोएं कि कल हमें 4 बजे उठना है, तो हम ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस इस बात को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इमोशन और बिहेवियर, इमोशन को और बिहेवियर दोनों को ये कंट्रोल करने का काम करता है एंड इन्फ्लुएंस द एंगर, फियर और प्लेजर। तो एंगर गुस्सा, फियर डर, और प्लेजर मतलब आनंद, प्लेजर मतलब जो हमें सुखद अनुभूति होती है, उन सबको इन्फ्लुएंस करने का काम ये करता है। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या समझा? हमने समझ लिया फोर ब्रेन को। अब हम समझेंगे बेटा मिड ब्रेन को, जो कि ब्रेन का दूसरा पार्ट है, ब्रेन का जो कि दूसरा पार्ट है। तो समझेंगे मिड ब्रेन को। बाकी मेन इंपोर्टेंट क्या था? सेरिब्रम, जहां से सवाल बनता है। अब यदि मिड ब्रेन आता है आपके एग्जाम में, तो मिड ब्रेन को हम कैसे लिखेंगे? तो मिड ब्रेन इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होती है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सबसे पहला पार्ट होता है उसका मिड ब्रेन, यानी ब्रेन स्टेम का सबसे पहला पार्ट है, जो कि स्मॉल और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है। ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कंट्रोल करने का काम करता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए और मोटर और सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। तो हमने क्या समझा? मिड ब्रेन एक छोटा स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, जो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़ने का काम करता है और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ ये मोटर और सेंसरी इंपल्सेस को कंडक्ट करने का काम करता है। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन है ब्रेन स्टेम का पार्ट है ये, लाई बिटवीन द फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन मतलब थैलेमस और पूंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है, और सुपीरियर टू दी पोन्स, और ये इंपॉर्टेंट बात है, पोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो मेन पार्ट होते हैं बेटा, एक टेक्टम एक टेगमेंटम। टेक्टम जो है वो पिछला हिस्सा होता है, टेगमेंटम आगे वाला हिस्सा होता है। टेक्टम जो पार्ट है वो डोर्सल यानी पिछला हिस्सा है, इंक्लूड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पार्ट। और टेगमेंटम जो पार्ट होता है वो वेंट्रल पार्ट होता है, इसमें सेरिबल पोडेंडल्स होते हैं, जो कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के ये बने हुए होते हैं, याद रखना। मेन इसका आता है बात फंक्शन की, तो ये फंक्शन कौन कौन से करता है? तो पहला फंक्शन है कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्सेस, मतलब ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, देखने की जो हमारी क्षमताएं हैं उनको कंट्रोल करेगा। ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब सुनने के साथ जो प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, जो रिफ्लेक्स दिए जाते हैं, उनको ये करवाने में हेल्प करता है। उसके अलावा मोटर और कंट्रोल एंड पोस्चर, मतलब ये मोटर कंट्रोल और बॉडी के पोस्चर यानी शरीर की जो गति है, और उसके अलावा जो पोस्चर है उसके मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। मसल टोन को रेगुलेट करता है बेटा, ये क्या करेगा? मसल टोन को रेगुलेट करेगा, और कंडक्शन पाथवे की तरह ये हेल्प करेगा, ये कंडक्शन पाथवे की तरह ये काम करने का काम करता है, मतलब हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या फंक्शन है इसके? विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, पोस्चर मेंटेनेंस, मसल टोन और कंडक्शन पाथवे, मतलब अपने से होकर के सिग्नल्स को पहुंचाने का काम ये करता है। उसके बाद में अब आता है नेक्स्ट पार्ट, सेरिबेलम। अगला पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, है ना, जो कि पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। और ये जो सेरिबेलम है वो किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब यहां से हिंड ब्रेन शुरू हो गया। जो हिंड ब्रेन है या हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं इसको, तो हाइंड ब्रेन जो है वो सेरिबेलम इसका पार्ट है। तो सेरिबेलम सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे। सेरिबेलम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो समझो, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो एक एमसीक्यू आपको बेटा यहाँ से मिल गया, क्या? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो सेकंड माने दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो आंसर आएगा सेरिबेलम। इट इज लोकेटेड, अब ये लोकेटेड कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड बिलो द ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसके साथ पोस्चर और बैलेंस में भी ये हेल्प करता है। समझ में आ गई? तो सेरिबेलम सबसे
ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल लोब में। ये रेस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट लाइक पोस्चर और बैलेंस। चलिए अब इसके लोकेशन की बात करें, आसानी से जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, आसानी से खत्म करेंगे इसको और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाऊंगा। लोकेशन की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। बीनेथ ऑसिपिटल लोब मतलब ऑसिपिटल लोब के नीचे, बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स के पीछे। तो इसकी लोकेशन समझो पहले। लोकेशन क्या है? ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे, ऑसिपिटल लोब के नीचे। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं बेटा, दो हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम की तरह ही, जो कि वर्मिस नाम की स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं। जैसे हम वहां पे देख रहे थे सेरिब्रम में, तो सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं सेरिबेलम के, वो वर्मिस से जुड़े हुए हैं। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रे मैटर से बनती है मिल करके, और जो इनर लेयर होती है उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर जो कि ट्री लाइक, इसके ऊपर एवर बटाई होते हैं, जो कि ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है बेटा व्हाइट मैटर की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके समझो मेनली काम। तो इसके काम कौन कौन से होते हैं? तो एक कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरी मूवमेंट को। तो इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, मतलब जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। मेंटेन पोस्चर, पोस्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम, मतलब सीधा चलने के लिए, बैलेंस करने के लिए बॉडी को, इक्विलिब्रियम संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, मसल्स का संतुलन बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग में बेटा ये हेल्प करता है, मतलब फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल डांसिंग। भाई डांसिंग में क्या होता है? मोटर मूवमेंट ही तो होते हैं और फाइन मोटर मूवमेंट होते हैं। किस स्टेप पे कौन सा स्टेप करना है, किस स्टेप पे कैसे हमें हाथ हिलाना है, कैसे पैर चलाना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं। तो ये सभी जो लर्निंग है वो प्रोसेस सेरिबेलम के थ्रू होती है बेटा। क्लियर हो गया। उसके अलावा जो आंख के मूवमेंट है, मतलब आंख को हम ऊपर नीचे आगे पीछे जो गति कर पाते हैं, जो मूवमेंट आई के होते हैं, है ना, वो किसके थ्रू होते हैं? सेरिबेलम के ऊपर। उसके बाद में अगला पार्ट आता है पूंस। ठीक है, तो सेरिबेलम पहला पार्ट था हिंड ब्रेन का, अब दूसरा पार्ट है पोन्स। तो पोन्स क्या है? पोन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। पोन्स क्या है बेटा? ब्रेन स्टेम का पार्ट है, जो कि लोकेटेड होता है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में। याद रखना, ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा और मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन पहले होता है, पोन्स बीच में होता है, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा लास्ट में होता है। इसलिए ये ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज यानी एक जोड़ने वाले की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है। इट एक्ट एज ब्रिज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के यानी मस्तिष्क के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का काम ब्रिज का काम कर रहा है। इट इन्वॉल्व मोटर कंट्रोल एंड सेंसरी एनालिसिस। ये मोटर कंट्रोल के लिए और सेंसरी एनालिसिस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए? तो पोन्स क्या है? पोन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये ब्रेन के साथ में मोटर और सेंसरी एनालिसिस में हेल्प करता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेन स्टेम का ये पार्ट होता है, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा के ये बीच में प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर टू दी सेरिबेलम, सेरिबेलम के एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर है ये राउंडेड होता है, बल्जिंग पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का बल्जिंग माने एक उभरा हुआ पार्ट है, राउंडेड पोर्शन होता है, उभरा हुआ पोर्शन होता है, जो कि मेनली ग्रे मैटर से मिलकर के ये बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह की बेटा नर्व फाइबर होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो क्या करेंगे? मोटर सेंसरी दोनों फंक्शंस को कराने में हेल्प करती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस में ये हेल्प करती है। मेन समझो इसके कार्य। तो सबसे पहला कार्य है इसका ब्रिज फॉर कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा है, मतलब सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा मोटर कंट्रोल में ये हेल्प कर रहा है, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट के रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? वॉलेंट्री मूवमेंट के रेगुलेशन में बेटा ये हेल्प करता है। उसके बाद सेंसरी रिले सेंटर की तरह काम करता है, मतलब संवेदनाओं को भी ट्रांसमिट करने में, जैसे कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक देने का काम करता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी सेंटर है पूंस। ठीक है, यानी श्वसन केंद्र भी कहते हैं इसको, और सेंट्रल न्यूक्लियाई, नर्व न्यूक्लियाई, मतलब ये एक सेंट्रल नर्व न्यूक्लियाई है, जहां से क्रेनियल नर्व 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वें नंबर की और 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो पोन्स से ही निकलती हैं, क्योंकि पोन्स के अंदर सेंट्रल नर्व न्यूक्लियाई की तरह ये एक्ट करता है।
उसके बाद में ब्रेन स्टेम का तीसरा पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि हिंड ब्रेन का बेटा लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कनेक्टिंग द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये ब्रेन स्टेम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से आपस में जोड़ने का काम करता है। और याद रखना ऑटोनोमिक फंक्शन, कुछ ऑटोनोमिक फंक्शन है जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और रिफ्लेक्सेशन, बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इसीलिए इसको हम वाइटल सेंटर भी कहते हैं। याद रखना, लिख लो बेटा फटाफट से, ये क्या है? वाइटल सेंटर है, ठीक है, वाइटल सेंटर है। एमसीक्यू आ सकता है, किसकी तरह काम करता है? वाइटल सेंटर की तरह काम करता है। मतलब वाइटल सेंटर कैसे? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सांस लेने में, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है और रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसलिए वाइटल सेंटर है। लोकेशन क्या है इसकी? इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम के निचले हिस्से में ही प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड से बेटा ये कंटिन्यूअस रहता है और पोस्टीरियर टू दी पोन्स, पोन्स के पीछे की तरफ। तो ये तीन बात आपको लोकेशन में लिख देनी है। फिर फटाफट से हेडिंग डालनी पड़ेगी, संरचना या स्ट्रक्चर। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके अंदर क्रेनियल नर्व, यानी ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह की फाइबर्स होते हैं, जो सेंसरी और मोटर दोनों तरह की नर्व यहाँ से निकलती है। मेन चीज है बेटा इसका कार्य, मेन चीज है इसका कार्य। तो सबसे पहला है इसका कार्य ऑटोनोमिक कंट्रोल। सबसे पहला मुख्य कार्य है इसका ऑटोनोमिक कंट्रोल या ऑटोनोमिक फंक्शन, जिसके थ्रू, यानी जो स्वतः अपने आप ही जो करने वाले फंक्शन है, जैसे रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन तीनों को बेटा ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए ये ऑटोनोमिक सेंटर भी है और एक तरह से हम बात करें तो ये वाइटल सेंटर भी है। समझ गए वाइटल सेंटर क्यों है? उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि कफिंग, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, खांसना, छींकना, निगलना, ठीक है, उल्टी करना, ये सब के रिफ्लेक्स के सेंटर की तरह ये काम करता है। उसके अलावा कंडक्शन, यानी संचार करने का काम, यानी मोटर और सेंसरी इंपल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के बीच में ये ट्रांसमिट करने का काम, कंडक्ट करने का ये काम करता है। उसके बाद में क्रेनियल नर्व फंक्शन, क्रेनियल नर्व के फंक्शंस कुछ हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, जैसे कि 9th, 10th, 11th और 12th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो यहीं से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियाई एक्ट करता है, ठीक है बेटा। अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया ब्रेन। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगला पार्ट, जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जिसका इम्पोर्टेंट ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ब्रेन पढ़ा, उसके बाद में दूसरा जो हम इस समय सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो समझो बेटा स्पाइनल कॉर्ड को ध्यान से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि कहां से एक्सटेंडेड है? एमसीक्यू बनता है यहाँ से, मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर के वर्टिब्रल कैनाल से होते हुए, और ये सीधा सीधा L2 L3 वर्टिब्रा तक ये एंड हो जाती है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्टिंग है और L2 L3 तक ये एंड हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है? सेंसरी और मोटर इंपल्सेस को ब्रेन और बॉडी के बीच में मोटर और सेंसरी इंपल्सेस का आदान प्रदान करने में हेल्प करती है, या हम कहें आसान भाषा में तो रिफ्लेक्स देने का ये कार्य करती है। इसकी लोकेशन क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है बेटा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसकी लोकेशन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और ये एक्सटेंड होती है मेडुला ऑब्लंगेटा से, यानी ब्रेन स्टेम का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, वहां से लेकर के L1 L2 वर्टिब्रा तक। समझ में आ गई बात? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक रस्सीनुमा संरचना होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करने का काम करती है, साथ ही साथ रिफ्लेक्स देने का भी काम करती है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर के L1 L2 वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होती है। और सराउंडेड बाय द मेनिंजेस, मेनिंजेस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मेनिंजेस होती हैं तीन, ड्यूरामेटर, अर्कनोइड पायामेटर। ड्यूरामेटर आउटर लेयर, अर्कनोइड मध्य लेयर, बीच की लेयर, और पायामेटर इनर लेयर, ठीक है। तो ये मेनिंजेस तीनों को मिलाकर के मेनिंजेस बोलते हैं। और इसके आसपास सीएसएफ भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही लेयर हैं, और क्योंकि सब अर्किनोइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीएसएफ, तो ये सीएसएफ यहाँ पे भी होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, स्लाइटली फ्लैटेंड एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। मतलब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ साथ कुछ चपटी स्ट्रक्चर भी है एंटीरियर पोस्टीरियर अगर डायरेक्शन से देखें तो।
उसके बाद में अब बात करते हैं, तो ये डिवाइडेड जो होती है वो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल सेगमेंट में, यानी 5 सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल सेगमेंट में। और हर एक सेगमेंट जो होता है इसका, वो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स के पेयर की तरह, यानी स्पाइनल नर्व के जो पेयर्स होते हैं उनको एराइज करने का काम करता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 5 तरह से, यानी 5 इसके डिवीजन है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सियल। उन पांचों डिवीजन से अलग अलग तरह की नर्व, यानी सर्वाइकल से सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक से थोरेसिक नर्व, लंबर से लंबर, सैक्रल से सैक्रल और कोक्सियल से कोक्सियल नर्व निकलती हैं। और कितनी होती हैं वो? 31 पेयर, याद रखना। 31 पेयर नर्व, 31 पेयर नर्व यहाँ से निकलती हैं, याद रखना। उसके बाद में आते हैं इसके ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की। अगर हम बात करें, जैसे ब्रेन में हमने पढ़ा, जो ग्रे मैटर है बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। ग्रे मैटर हमेशा इनर साइड में, यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, जो कि बटरफ्लाई शेप या एच शेप का होगा, ठीक है, एच शेप का होगा, और जो कि न्यूरॉन सेल बॉडी कंटेन करेगा। इसका जो व्हाइट मैटर होता है वो बाहर होता है बेटा, इसका जो व्हाइट मैटर होता है वो आउटर साइड में बाहर होता है। और ये असेंडिंग यानी सेंसरी और डिसेंडिंग यानी मोटर ट्रैक, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार के ट्रैक, दोनों प्रकार की फाइबर ये कंसिस्ट करता है। समझ में आ गई बात? और इंपॉर्टेंट बात, इसकी बात आती है अब फंक्शन की। तो इसके फंक्शन क्या क्या है? इसका पहला फंक्शन है बेटा कंडक्शन, यानी संचार। तो ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है सेंसरी इंपल्सेस को ब्रेन एंड मोटर इंपल्सेस को ब्रेन से, मतलब ब्रेन की तरफ सेंसरी इंपल्सेस को ले जाना और ब्रेन से मोटर इंपल्सेस को वापस लेकर के आना, ये इसका काम है। उसके अलावा अगला है रिफ्लेक्स सेंटर की तरह काम करता है, माने स्पाइनल रिफ्लेक्स, जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स है, विथड्रॉवल रिफ्लेक्स है, जैसे हम चलते हुए जा रहे हैं, गर्म जगह हमारा कोई पैर पड़ा या कांच के ऊपर हमारा पैर पड़ा, हम फट से हटा लेते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्स आया वो किसकी मदद से आया बेटा? वो इसी स्पाइनल कॉर्ड की मदद से आता है, ध्यान रखना है ना। उसके बाद में अगला है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब सामंजस्य बैठाना। तो ये क्या करता है? प्रोसेस सम मोटर रिस्पॉन्स लोकली विदाउट द ब्रेन आउटपुट, मतलब ब्रेन से इनपुट नहीं आया, ब्रेन से कोई भी मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर भी ये उसको इंटीग्रेट करके उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, जैसे हम चलते हुए जा रहे हैं, एकदम से कांच पर हमारा पैर पड़ा, तो हम फट से उसको पीछे हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का पता कैसे चला, या हमने उसको ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही हमने तुरंत कैसे हटा लिया? तो वो रिफ्लेक्स की वजह से हटा लिया, स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आया। फिर उसके बाद हमने जैसे ही देखा ये क्या था, तो वो ब्रेन तक मैसेज अब पहुंच चुका है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूरॉन होते हैं, जिनको हम बेटा क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन। ये जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के मध्य में, दोनों न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सेंसरी इंपल्स को मोटर को, मोटर को सेंसरी को देने का ये काम करते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आप बेटा यहाँ तक आ गए हो, अगर आपने एंड तक, यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ली है, तो वाकई में आप सच में बेटा आप पढ़ रहे हो। मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष है, आपके एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं आपको समझा पाया, तो इस वीडियो को बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। देखिए, मेरा उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि जो स्टूडेंट मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे क्लास ले रहा है, उसके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए, उसको कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी, कठिन से कठिन टॉपिक को भी मैं आसान भाषा में बेटा आपको समझाने का प्रयास करूं। तो वही प्रयास को करते हुए मैं निरंतर ये क्लासेस में ले रहा हूं। तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करें, साथ में इस लेक्चर को बेटा जो स्टूडेंट वाकई में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ बेटा कमेंट भी करिए, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट वाकई में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई? अब बात करते हैं अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा इसी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब आज हमने पढ़ा सीएनएस को, सीएनएस हमने कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम पीएनएस और ईएनएस, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बेटा समझेंगे। तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।